तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? सेल या कोशिका। सबसे बेसिक टॉपिक होता है ये सेल। ठीक है, बायोलॉजी जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें ये वाला टॉपिक तो अपने को करना ही पड़ता है, चाहे दुनिया में कोई भी एग्जाम हो जिसमें अगर साइंस, जनरल साइंस आता है, सामान्य विज्ञान आता है, और तो फिर उसमें ये वाला आपको टॉपिक देखने को मिलेगा अगर बायो आता है तो। ठीक है, चलिए ऑल राइट स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक सेल। चलिए बात करते हैं सेल क्या होता है, कहाँ से आया, किसने शब्द दिया, वगैरह वगैरह चीजों पर। तो टॉपिक का नाम है सेल, हिंदी में कहा जाता है कोशिका। ठीक है, तो गाइस ये शब्द कहाँ से आया, किसने खोज करी, यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है कहानी कहाँ से शुरू होती है, सन 1665 से। सन 1665 में एक साइंटिस्ट का जिक्र होता है यहाँ पर जिनका नाम है रॉबर्ट हुक, जिन्होंने कोशिका की डिस्कवरी की थी। तो सेल की खोज या कोशिका की खोज किसने और कब करी थी? सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो गाइज कोशिका की खोज से ही शुरुआत करते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल 1665 जिन वैज्ञानिक ने करी थी उनका नाम है रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी। चलिए, तो डिस्कवरी की अगर बात की जाए तो खोज किसने और कब करी? सन 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल की डिस्कवरी करी। हमने ये डिस्कस किया भी था पहले भी कि सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि एक सबसे पहले तो माइक्रोस्कोप बनाया, सूक्ष्मदर्शी बनाया, स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी, और उसके नीचे उन्होंने कॉर्क का स्लाइस लिया, या आप वृक्ष की छाल कह सकते हैं उसको लिया, और उसके पतले पतले टुकड़ों को कट करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे रख करके देखा। तो जब रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक कॉर्क का स्लाइस लिया, उसके नीचे किसको रखा? कॉर्क का स्लाइस लिया और उसको सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके देखा। तो देखने पर उनको क्या दिखाई दिया? कुछ इस प्रकार की संरचना, कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई दी, जिसे हम लोग हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? मधुमक्खी के छत्ते के आकार की संरचना कहते हैं। कुछ इस प्रकार से उनको जो डिजाइन दिखाई दिया था रॉबर्ट हुक को कॉर्क स्लाइस में, इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया था रॉबर्ट हुक ने? सेल। क्या नाम दे दिया था? सेल। सो अगर देखा जाए डिस्कवरी ऑफ सेल से, तो यहीं से पूरा ही मैं लिख देती हूं, डिस्कवरी ऑफ सेल 1665 रॉबर्ट हुक। कहाँ करी? तो कॉर्क की स्लाइस में करी। क्या देखा? तो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ये पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग कैसा स्ट्रक्चर कहते हैं? तो इसको हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर कहा जाता है। हनीकॉम्ब का मतलब है मधुमक्खी के छत्ते के जैसा स्ट्रक्चर दिखा, जिसको क्या नाम दिया रॉबर्ट हुक ने? सेल। सेल ही क्यों नाम दिया और दूसरा क्यों नहीं दिया? क्योंकि सेल इज अ लैटिन वर्ड। सेल कौन सी भाषा का शब्द है? लेटिन भाषा का शब्द है। सेल इज अ लेटिन वर्ड विच मीन्स, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम, छोटा सा कमरा। ठीक है, ऐसा मतलब उसका होता है। सो गाइज अभी क्या हुआ, हमने क्या डिस्कस किया कि भैया सन 1665 की बात थी। ये रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, कॉर्क का स्लाइस लिया, उसको पतले पतले सेक्शन में कट कर दिया, सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखा और देखा। तो देखने पर उनको ऐसी मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जिसको रॉबर्ट हुक ने नाम दे दिया सेल। अब सेल ही क्यों नाम दिया? क्योंकि सेल एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है खाली कमरा या स्मॉल रूम। तो गाइज अब यहाँ पर क्या होता है कि छोटे छोटे खाली खाली कमरे जैसा उनको स्ट्रक्चर दिख रहा था। क्यों खाली दिखाई दे रहा था? कुछ क्यों नहीं दिखाई दिया रॉबर्ट हुक को उसमें? इसलिए खाली दिखाई दे रहा था क्योंकि रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखी थी पहली बार, जब कोशिका की खोज करी, तो वो कोशिका मृत थी, वो डेड सेल था, इसीलिए उसमें उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, इसलिए वो अंदर से पूरी तरह से खाली था।
ओके आगे बढ़े। अब गाइस यहां पर एक और चीज समझिएगा, हाँ अभी ये क्लास लगी भैया, ठीक है। हाँ जी, तो अब ये एक लैटिन भाषा का शब्द होता है सेल, जिसका मतलब ही होता है खाली कमरा, छोटा कमरा। और सेल का जो वैज्ञानिक नाम है, सेल का साइंटिफिक नेम क्या होता है? साइंटिफिक नेम ऑफ सेल क्या होता है? साइटो होता है, साइटो। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या है, सेल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? साइटो। इसीलिए स्टडी ऑफ सेल को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ सेल, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां से अपनी कहानी होती है शुरू कि सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कर दी। कहां पर करी? कॉर्क की स्लाइस में की। अब कोशिका की खोज होने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहली कोशिका जो खोजी गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा, वो मृत कोशिका थी, वो डेड सेल था। तो फिर पहली बार जीवित कोशिका कब देखी गई थी, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, है ना, कि पहली जीवित कोशिका, फर्स्ट लिविंग सेल, कब और किसने डिस्कवर किया? तो फर्स्ट लिविंग सेल, पहली जीवित कोशिका या प्रथम जीवित कोशिका किसने खोजा? तो फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर की गई थी 1674 में। कब? 1674 में। और किसने की थी? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया था 1674 में। और कहां पर किया था? तो पॉन्ड के अंदर, पॉन्ड मतलब तालाब में। कहां पर? पॉन्ड में। और क्या देखा था उन्होंने? उन्होंने पॉन्ड के अंदर देखा था एल्गीज मतलब शैवाले, और देखा था बैक्टीरिया, जीवाणु खोजा था। ठीक है, इसलिए जीवाणु की खोज का श्रेय भी हम किसको देते हैं? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को देते हैं। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, सेशन अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना। ठीक है भैया, तो यहाँ पर हो जाती है कोशिका की खोज, और कोशिका के अध्ययन को हमने कहा साइटोलॉजी। और पहली जीवित कोशिका देखी गई थी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा। कब? 1674 में। चले बड़े आगे। ठीक है, बढ़ते आगे। अब कहानी में ये चीज होती है कि कोशिका की फाइनली खोज हो गई। अब कोशिका क्या है ये समझना हमें पड़ेगा। अब गाइस बात करते हैं अपन कि कोशिका की खोज के बाद, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सेल, 1838 से 1839 के बीच में दो साइंटिस्ट आते हैं। एक का नाम है श्लाइडेन, एक है श्वान। क्या क्या नाम है? श्लाइडेन एंड श्वान। हिंदी में भी लिख देती हूं मैं, हिंदी में हम लोग उनको कहते हैं श्लीडेन तथा श्वान। ठीक है, श्लाइडेन भी लिख सकते हैं, श्लीडेन भी लिख सकते हैं। श्लीडेन तथा श्वान नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन दोनों ने मिल करके एक सिद्धांत दिया। क्या दिया भैया? एक सिद्धांत दिया। और इन दोनों ने मिल करके जो सिद्धांत दिया उसका नाम था कोशिका सिद्धांत। क्या नाम दिया? कोशिका सिद्धांत। इंग्लिश में कोशिका सिद्धांत को कहा जाता है सेल थ्योरी। सो गाइस, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है, कोशिका सिद्धांत कब और किसने दिया? तो आपको पता होना चाहिए, श्लीडेन एंड श्वान ने दिया। कब दिया? 1838 से 39 के बीच में। अब कोशिका सिद्धांत क्या कहता है? बहुत सिंपल है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। कोशिका सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक जीव चाहे जंतु हो या पादप, प्रत्येक जीव चाहे जंतु हो या पादप का निर्माण कोशिका से होता है। ठीक है, कोई भी जंतु हो या पादप हो, उनका निर्माण कोशिका से होता है। ठीक है, प्रत्येक जीव चाहे जंतु हो या प्लांट हो, सभी का निर्माण कोशिका से होता है। और कोशिका जीवन की
कोशिका जीवन की इकाई है। कोशिका जीवन की इकाई है। ये स्टेटमेंट दिया किसने? श्लीडेन एंड श्वान ने। क्या बोल सकते हैं? शॉर्ट में हम बोल सकते हैं एवरी ऑर्गेनिज्म, whether it is a plant or animal, made up of cell. Every organism are made up of cell. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कोशिका की खोज के बाद जब कोशिका सिद्धांत आया जो कि श्लीडेन एंड श्वान ने दिया, तो इन दोनों ने क्या कह दिया मिलकर के कि भैया दुनिया में कोई भी कोशिका हो, चाहे मतलब दुनिया में कोई भी जीव हो जो जीवित जीव है या लिविंग थिंग है, चाहे पौधा हो या जंतु हो, दोनों किससे मिलके बने हैं? कोशिका से। और कोशिका जीवन की इकाई है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। सो एवरी ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, एंड सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अभी ये जब सिद्धांत आ गया, कोशिका सिद्धांत जब आ गया, तो लोगों में एक नई चर्चा हुई कि यार ठीक है, श्लीडेन श्वान ने ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि एवरी ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो चाहे जंतु हो, सब कोशिका से मिलके बने हैं। पर ये नहीं बता पाए श्लीडेन श्वान कि कोशिका कैसे बना है, हाउ सेल इज फॉर्म्ड, ये चीज वो नहीं बता पाए। तो इस चीज को बताने के लिए अगला सिद्धांत आता है जो कि है आधुनिक कोशिका सिद्धांत। ठीक है, तो यहां पर ये तो अपने को याद रखना ही पड़ेगा कि जो कोशिका सिद्धांत है वो श्लीडेन श्वान ने दिया था। रुकिए, ठीक है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? श्लीडेन श्वान ने दिया था। तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया, अब वो मैं बता देती हूं। सो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये चीज बताने के लिए कि कोशिका बनी कैसे है, आधुनिक कोशिका सिद्धांत आता है, जिसको हम इंग्लिश में मॉडर्न सेल थ्योरी कहते हैं। मॉडर्न सेल थ्योरी, ठीक है, मॉडर्न सेल थ्योरी आ जाता है। अब आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने और कब दिया? ठीक है, तो इस पर बात करते हैं। कब आया भैया? सो 1855। किसने दिया? रुडोल्फ विर्चो। 1855, नाम है रुडोल्फ विर्चो, जिसे हम शॉर्ट में आर विर्चो भी कहते हैं। ये वैज्ञानिक ने क्या दिया था? मॉडर्न सेल थ्योरी। क्या बोला था मॉडर्न सेल थ्योरी में? क्या बताया कि कोशिका कैसे बनती है? तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया, क्या स्टेटमेंट दिया? पुरानी कोशिका से नई कोशिका बनती है। क्या कहा? पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है। पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है। ये स्टेटमेंट किसने दिया? रुडोल्फ विर्चो ने। इसी को इंग्लिश में हम लोग कैसे कहते हैं, क्या बोलते हैं इसी स्टेटमेंट को हम लोग? इस स्टेटमेंट को हम लोग ऐसा कह सकते हैं, रुकिए। आधुनिक कोशिका सिद्धांत में विर्चो ने ये कहा पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, एवरी न्यू सेल अराइसेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, जो पहले से कोशिका एग्जिस्ट कर रही है उसी से ही
पुरानी जो कोशिका है, जो पहले से ऑलरेडी कोशिका जिंदा है, उसी कोशिका से नई कोशिका बनेगी। और इस स्टेटमेंट को ही आधुनिक कोशिका सिद्धांत कहा गया। बिल्कुल सही। और इस स्टेटमेंट को उन्होंने डायरेक्टली ऐसा नहीं लिखा था जैसे मैंने लिखा है, उसको क्या लिखा गया था, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। तो मैं यहाँ पर लिख दूं, आधुनिक कोशिका सिद्धांत क्या कहता है, आधुनिक कोशिका सिद्धांत ऐसा कहता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अब मॉडर्न सेल थ्योरी को भी जो उन्होंने कहा था स्टेटमेंट वो लिख देती हूँ। तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत में विर्चो ने कहा था ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। ठीक है, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, इस वर्ड का मतलब ही था, इस स्टेटमेंट का मतलब था कि पुरानी कोशिका से नई कोशिका बनती है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना तो समझ में आ गया है और आप सभी को पता भी है। अब कहानी को बढ़ाते हैं आगे। तो अब यहाँ पर ये तो थी हिस्ट्री वाली चीज कि पहले कोशिका की खोज की गई। जितने स्टूडेंट अभी पहली बार जुड़े हैं उनको मैं वापस बता देती हूँ हमने क्या पढ़ लिया। मैंने बताया कि कोशिका की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने करी थी। अच्छा, रॉबर्ट हुक ने जो स्टेटमेंट्स वगैरह दिए थे, हम तक कैसे पहुंचे थे? तो रॉबर्ट हुक की किताब बाद में पब्लिश की गई थी, उस किताब का नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया नाम की पुस्तक थी जो रॉबर्ट हुक ने जो है पब्लिश की थी, वो किताब थी माइक्रोग्राफिया, जिसमें ये पूरा का पूरा जो है डिटेल्ड सारी चीज़ें पता चलती है सेल को लेकर के। और साथ ही साथ जो है फिर श्लीडेन-शवान का सेल थ्योरी आता है, फिर आधुनिक कोशिका सिद्धांत आ जाता है रुडोल्फ विर्चो का, आर विर्चो का, जिसमें ये स्टेटमेंट था ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। अब बात हम लोग ये चीज़ की करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब दरअसल कोशिका होता क्या है, देखिए, कोशिका के बिना जीवन का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। दुनिया में अगर कोई भी चीज जिंदा है, कोई भी चीज लिविंग है, कोई अलाइव है, तो उसके पीछे रीजन है सेल। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ लिविंग थिंग्स, एवरी लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। अब जैसे कि हम लोग अपने बारे में अगर बात करें कि हमारा निर्माण कैसे हुआ है या किसी जंतु का निर्माण कैसे हुआ है, तो दो पुरानी सेल से होता है जो माता पिता से मिलती है और जिसके मिलने से किसी जीव का निर्माण होता है। जैसे मनुष्य की बात करें तो शुक्राणु, अंडाणु, ये दो पुरानी कोशिका है जिनके मिलने से एक नई कोशिका मतलब आप बनते हैं। फिर वो कोशिका आगे जाके विभाजित होती जाती है, होती जाती है और आगे जाके फाइनली कई सारी कोशिका का समूह बना लेती है और वो कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। और फिर वो ऊतक से अंग बनेंगे, अंग से अंग तंत्र बनेगा और फिर ओवरऑल शरीर का निर्माण होता है। सो दिस statement is true कि every new cell arises from pre-existing cell। अब अगर देखा जाए दुनिया में, आप लोगों ने क्लास 9th में भी देखा होगा कि जो प्याज है उसके अंदर की सेल्स कैसी दिखाई देती है, एनिमल जो है उसके अंदर की सेल्स कैसी दिखाई देती है। तो दुनिया में जितने भी लिविंग थिंग्स है, चाहे बोल सकते हैं प्लांट हो या चाहे कोई एनिमल हो, सारे के सारे किससे मिलके बने हैं, कोशिका से। और इसीलिए कोशिका को जीवन की इकाई भी कहा जाता है। हमने अभी ये डिस्कस किया, अब ये बात करते कोशिका कितने प्रकार की होती है। ऑलराइट, चलिए देखें, टाइप्स ऑफ सेल पर चर्चा कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार पर बात करेंगे अब, कितने प्रकार की कोशिका होती है। कोशिका के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल पर बात करते हैं। देखिए, दरअसल कोशिका दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, ठीक है, और दूसरी कौन सी है, यूकैरियोटिक।
कितना टाइम हो गया कार्तिक? 3 बजे से अपनी क्लास शुरू होती है, 3 बजे से होगी। कोशिका दो प्रकार की है, प्रोकैरियोटिक और दूसरी है यूकैरियोटिक। ओके, सो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं ना, प्रोकैरियोटिक। यहां पर प्रो शब्द का मतलब होता है प्रिमिटिव, हिंदी में कह सकते हैं आप प्राथमिक, और यहां पर यू वर्ड का मतलब होता है विकसित, आप बोल सकते हैं वेल डेवलप्ड। और कैरियोट वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस, हिंदी में कहते हैं केंद्रक। ठीक है, प्रो मतलब प्राथमिक, कैरियोट मतलब केंद्रक मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, और यहां पर भी यू का मतलब होता है विकसित। ठीक है, और कैरियोट का मतलब होता है केंद्रक। सो अगर हम लोग इस वर्ड का मतलब देखें तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं? प्रोकैरियोटिक वो कोशिका होती है जो कि बहुत कम विकसित होती है, सबसे लेस डेवलप सेल होता है जिसका न्यूक्लियस केंद्रक भी विकसित नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक वो कोशिका होती है जिसका केंद्रक काफी ज्यादा विकसित होता है। तो सामान्य शब्दों में हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, सबसे प्राथमिक प्रकार की या कम विकसित कोशिका होती है, यह कम विकसित कोशिका होती है। और ये मुख्य रूप से किसमें पाई जाती है? अगर देखा जाए सो ये पाई जाती है बैक्टीरिया में, मतलब जीवाणु की जो कोशिका होती है ना उसमें ये आपको देखने को मिलेगी। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर फाउंड इन दी बैक्टीरियाज एज वेल। और किसमें पाई जाएगी? ब्लू ग्रीन एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BGA भी कहते हैं। क्या कहते हैं? BGA। अच्छा, BGA या ब्लू ग्रीन एल्गी का हिंदी नाम क्या होता है? नीलहरित शैवाल। ठीक है, नीलहरित शैवाल होता है। यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी का मतलब है नीलहरित शैवाल, और नीलहरित शैवाल जो है इनको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। नीलहरित शैवाल को साइनो जीवाणु भी कहा जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, अब देखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब बेहद कम विकसित या अल्प विकसित कोशिका, जिनमें विकसित या डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता, जिसमें केंद्रक बहुत प्राथमिक प्रकार का होता है, बहुत प्रिमिटिव टाइप का होता है। और जबकि अगर बात करें यूकैरियोटिक कोशिका की तो ये काफ़ी ज़्यादा विकसित है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा ही है कि ये प्राथमिक प्रकार की कोशिका है और ये विकसित प्रकार की है। इसका केंद्रक भी प्राथमिक होता है, प्रिमिटिव होता है, मतलब ज़्यादा विकसित नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप्ड होगा। और अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो क्या होता है? पहला तो हो गया प्लांट सेल, मतलब पादप कोशिका, और दूसरा होता है एनिमल सेल। तो आपको ये याद रखना है, पादप कोशिका, जंतु कोशिका दोनों भी यूकैरियोटिक है। ऐसा मत करिएगा कि पादप कोशिका प्रोकैरियोटिक हो गई और जंतु कोशिका यूकैरियोटिक हो गई, है ना, ये याद रखिएगा। प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका हो, दोनों भी क्या है? यूकैरियोटिक ही है। और केवल बैक्टीरिया की जो सेल है ना वो आपकी क्या होगी? वो आपकी होगी प्रोकैरियोटिक। ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को प्रॉपर ना? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, अपन कहानी को बढ़ाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, ध्यान रखिएगा, इसका एक तो केंद्रक इसमें नहीं होता, या तो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और इफ प्रेजेंट सो इट विल बी लेस डेवलप। जनरली प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है, प्रोकैरियोटिक सेल लेक ऑफ न्यूक्लियस, बट अगर प्रेजेंट है तो बहुत कम विकसित होगा और मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं होगा।
दूसरी चीज, प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत सारे ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते, या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं झिल्ली बाध्य अंग प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते हैं। लाइक अगर हम बात करें न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या बात करें हम लोग प्लास्टिड्स की, तो ये जनरली आपको नहीं देखने को मिलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल्स की, तो यूकैरियोटिक सेल्स वेल डेवलप होती है। इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो भी डबल मेम्ब्रेन बॉडीड होता है। इसके अलावा इसके जितने भी अंग है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एटीएस राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स, और ये सब चीजें आपको यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलती है। प्लांट सेल, एनिमल सेल कैसा दिखता है उस चीज पर चर्चा करते हैं, ठीक है। कार्तिक, क्या कहां पर क्या डाउट आ रहा है बताओ। चलिए, अभी बात करते हैं अपन आगे। क्या चल रहा है भैया? हाँ, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है, सोना, चलो इस पर चर्चा करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या चीजें हो सकती है, तो चलिए एक मैं उदाहरण के तौर पर आप लोगों को बता दूं। जैसे मान लो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। थोड़ा ऐसा बना लेती हूँ। देखिए, जीवाणु की जो कोशिका होती है ना, उसमें आपको सेल वॉल डेफिनेटली देखने को मिलता है। कई बार सेल वॉल, अच्छा, सेल मेम्ब्रेन भी देखने को मिलेगा। सेल मेम्ब्रेन होता है किसमें? बैक्टीरिया में। सेल मेम्ब्रेन होता है बैक्टीरिया के सेल में, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में। कोशिका झिल्ली दुनिया में हर कोशिका में होता है। अगर कोई सेल अलाइव है, जिंदा है, तो विदाउट सेल मेम्ब्रेन कोई सेल एग्जिस्ट कैसे करेगा? क्योंकि उसमें साइटोप्लाज्म भरा होता है, जिसके आउटर मोस्ट कवरिंग जो होगा साइटोप्लाज्म का, वो सेल मेम्ब्रेन होता है, कोशिका झिल्ली। तो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल क्यों ना हो, प्रोकैरियोटिक सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होगा। बैक्टीरियाज में सेल वॉल भी होता है। इसके अलावा इसके चारों ओर कई बार बैक्टीरिया की सेल में जो है एक कैप्सूल भी होता है, जिसको बाहर से कवर करके रखता है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म दुनिया में हर सेल में पाया जाएगा। साइटोप्लाज्म के बिना सेल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, अगर वो जिंदा है तो, ठीक है। तो ये हो गया कोशिका द्रव, ये भी पाया जाएगा ही जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर बात करें तो इसके खुले में ही इसका जेनेटिक मटेरियल होगा। वॉट एवर डीएनए वगैरह, वॉट एवर जो भी हो, इसका जेनेटिक मटेरियल होगा यहाँ पर खुले में। डीएनए अगर है तो नेकेड डीएनए होता है, ठीक है। ये जेनेटिक मटेरियल है जो कि इसमें खुला ही रहता है बैक्टीरियल सेल में, है ना। इसके अलावा अगर बात किया जाए, हाँ जी, इसके अलावा अगर देखा जाए तो छोटे छोटे राइबोसोम्स भी होंगे इसमें, ठीक है ना। ऐसे राइबोसोम्स भी होते हैं इसमें। राइबोसोम छोटे होंगे, छोटे मतलब कैसे वाले, तो 70s टाइप के। प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये ज़्यादा डेवलप सेल नहीं होता। बाकी जो है इतना ज़्यादा डेवलप सेल नहीं है, ये कुछ ही चीज़ें हैं, ठीक है। अब अगर बात करें यूकैरियोटिक सेल कैसा दिखाई पड़ता है, तो उसकी बात कर लेते हैं। ये, अच्छा, इनके अंदर कई बार एक फ्लेजिला हो सकता है, इसके अलावा सीलियाज हो सकते हैं चलने मूवमेंट के लिए इसके अंदर, ठीक है। ये लोकोमोटरी ऑर्गन आप कह सकते हैं उसको। ये एक प्रकार की क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, जीवाणु की कोशिका है। अब चलिए बात करें अगर यूकैरियोटिक सेल की, तो वो कैसे दिखाई पड़ती है, तो चलिए देख लेते हैं। पहले बात करते हैं प्लांट सेल की। आई होप आपको ये कलर दिखाई दे रहा होगा प्रॉपर। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है, इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, प्लांट सेल है तो इसके चारों ओर सेल वॉल होता ही है, ये समझ लो कि ये आपके सामने जो चित्र बनाया है मैंने, ये प्लांट सेल है। अच्छा, एक सेकेंड रुकिएगा बेटा, ठीक है। प्लांट सेल मतलब पादप कोशिका।
राजू हिंदी में भी बता ही रही हो बेटा। हाँ हाँ, हिंदी में ही तो बता रही हूँ, हिंदी में लिखो। अब रोविश, आप जैसे स्टूडेंट के लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगी, कई बार आप और आपके जैसे और स्टूडेंट हिंदी हिंदी इतना बार कर देते हैं कि मैम हिंदी में लिखवा दो, हिंदी में लिखवा दो। और आजकल पेपर में पता है क्या चीज होती है, हिंदी शब्द की जगह पर इंग्लिश शब्द को ही हिंदी करके लिखा देखने को मिलता है। और एक चीज समझना, अगर मैं कह रही हूँ ना माइटोकॉन्ड्रिया, उसका हिंदी भी माइटोकॉन्ड्रिया होगा। हाँ, और इसके अलावा अगर देखा जाए राइबोसोम, लाइसोसोम, ये चीजें कॉमन है। अगर हम कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोशिका द्रव, मैंने बोला कि कोशिका द्रव को इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं। कई बार आजकल एग्जाम में पता है क्या होता है, ये देखने को मिलता है साइटोप्लाज्म। तो भैया थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करो, पुरानी चीजें नहीं चल रही है, ठीक है। अगर हम भी अपने आप को अपडेट कर रहे हैं तो आपको भी करना पड़ेगा। इंग्लिश वर्ड आपको याद रखने आप आजकल के एग्जाम के लिए कंपलसरी हो गए, ठीक है ना। तो याद रखना, ये ऐसा साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है। कई बार सारे इंग्लिश शब्द हिंदी में आपको देखने को मिलते हैं। जैसे एक बार प्रश्न आया था, किडनी किस तंत्र की इकाई है। अब हमें पता है उत्सर्जन तंत्र की, तो वहां उत्सर्जन तंत्र नहीं लिखा हुआ था, वहां था ऐसा एक्सक्रेटरी सिस्टम। कहने के लिए तो उन्होंने हिंदी में ही लिखा है, अब समझो उसको। एक्सक्रेटरी सिस्टम है इंग्लिश शब्द, पर हिंदी में उत्सर्जन तंत्र नहीं लिखा उन्होंने, ऐसा लिखा। इसलिए ऐसा, इसलिए जान करके मैंने ये सब इंग्लिश में लिखे हैं वर्ड्स, ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सो ये आपके सामने जो मैंने ग्रीन वाला चित्र बनाया है, इसको समझ लो आप प्लांट सेल, और ये मैंने बना देती हूँ उधर एनिमल सेल। दिस इज एनिमल सेल, ठीक है। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या चीजें होती है देखें। हाँ, और सबसे ज्यादा तो संविदा वर्ग 2 जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें भी बहुत बार ऐसा हुआ था। इसलिए दोनों में समझो, अच्छे से समझ में आएगा। चलिए पहले तो अपन ये डिफरेंशिएट कर लें, दोनों में क्या क्या चीजें होती है, क्या नहीं होता है, क्या होता है, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। आपके सामने मैंने 2 चित्र बनाए हैं। पहला वाला है एक प्लांट सेल, पादप कोशिका, और दूसरा है एनिमल सेल, ठीक है ना। अब देखिए दोनों में डिफरेंस और दोनों में सिमिलरिटी। सबसे पहले तो पादप कोशिका के चारों ओर सेल वॉल होता है। हिंदी वाले समझ लो इसको कोशिका भित्ति कहते हैं, है ना। तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में होती है, जंतु में नहीं होती। जंतु कोशिका का सबसे बाहरी ये जो आवरण है ना, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, हिंदी में कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो पादप कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, जबकि जंतु कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली होती है। तो क्या कोशिका झिल्ली प्लांट्स में नहीं होती क्या? ऐसा नहीं होता, प्लांट्स में भी सेल मेम्ब्रेन होता है, ये रहा अंदर वाला। तो प्लांट्स में भी सेल मेम्ब्रेन है, जंतु में भी सेल मेम्ब्रेन है। अच्छा, कोशिका के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ डॉट 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 करके बना देती हूँ। प्लांट सेल के अंदर भी एक फ्लूइड है, और वो फ्लूइड एनिमल सेल के अंदर भी होगा, ठीक है। और ये फ्लूइड क्या है? तो देखो कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? साइटो। अभी मैंने बताया कोशिका का वैज्ञानिक नाम साइटो है। और फ्लूइड या द्रव को साइंस की भाषा में कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा का मतलब होता है तरल या द्रव। तो कोशिका द्रव इंग्लिश में क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। तो इसके अंदर जो फ्लूइड है ना, उसका नाम है साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव। अब इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो चलिए न्यूक्लियस बना देते हैं। दोनों भी सेल के बीच में अपने न्यूक्लियस बना दिया। और यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है ना, वो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है। अब यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड का मतलब है 2 झिल्ली से घिरा हुआ। देख पा रहे हैं आप? एक मैंने अंदर वाली गोल काली बनाई है, एक लाल कलर की बनाई है। ये हो गया डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो केंद्रक है,
चलिए, ये जो केंद्रक है इसके अंदर और क्या क्या चीजें होती है, इसमें जेनेटिक मटेरियल भी होता है जो भरा हुआ है यहाँ पर, ये जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक पदार्थ। स्टार्टिंग में क्रोमोसोम्स पहले क्रोमेटीन्स होते हैं जो आगे जाके गुणसूत्र में बदल जाते हैं, जिससे मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़े होती है। और ये है केंद्रक, है ना। आगे देखें, न्यूक्लियस, ठीक है, ये हो गया केंद्रक। और क्या क्या चीजें हैं, आगे बढ़ते हैं। केंद्रक के चारों ओर हम लोगों को और कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, जैसे यहां मैं बना रही हूं, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जनरली ईआर जो है आपको न्यूक्लियस के सराउंड ही दिखाई पड़ता है, तो ये हो गया यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर दाने दाने भी पाए जाते हैं कुछ, उन दानों को हम लोग क्या कहते हैं, उनको कहा जाता है राइबोसोम्स। तो चलिए यहाँ पर मैं कुछ दाने दाने बना रही हूँ, इनको कह रहे हैं राइबोसोम्स। तो राइबोसोम ईआर की सरफेस पे होते हैं, ये हमें पता रहे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये जो मैंने दाने दाने फॉर्म किए हैं, डॉट डॉट फॉर्म किए हैं, उसको आप नाम दे सकते हो राइबोसोम्स। तो सबसे पहले ये ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर बनाया है, इसका नाम क्या बोला मैंने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट फॉर्म में इसको ईआर भी कहते हैं, ईआर। अब ऐसे क्लियर है, इधर भी वही दिख रहा है स्ट्रक्चर, इधर भी दिख रहा है, दोनों में ईआर होगा। यहाँ पर ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इसको नाम अभी क्या बोला मैंने, राइबोसोम्स। सो राइबोसोम्स है ये, ठीक है ना। और अगर बात करें, आकांक्षा क्या बोल रहे हैं, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के बाहर वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के बाहर, ठीक है। आकांक्षा, ये ईआर ही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये ईआर ही है, ठीक है ना, न्यूक्लियस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड, और क्या क्या चीजें होती है। प्लांट सेल में एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है कुछ इस प्रकार से, कैसा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। किसके अंदर पाया जा रहा है, ये केवल प्लांट सेल में। और ये जो ग्रीन कलर का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है आपके सामने यहाँ पर, इसको आप नाम दे सकते हैं प्लास्टिड। क्या नाम दे सकते हैं, लवक, प्लास्टिड। और प्लास्टिड ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, ये भी याद रखना। प्लास्टिड मतलब लवक, ठीक है। तो लवक किस में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं होते। प्लांट सेल में बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं भी पाई जाती है, जिनको वैक्यूल्स कहा जाता है। और ये है लार्ज साइज ऑफ वैक्यूल्स, हिंदी में कहते हैं रसधानी, या आप कह सकते हैं रिक्तिका। ये भी आपको जनरली प्लांट सेल में ही देखने को मिलती है, ठीक है। और क्या क्या चीजें होती है, तो प्लांट सेल में देख रहे हो कि आप तीन चीजें हैं, एक तो है कोशिका भित्ति, दूसरा है लवक, और तीसरा है क्या, रिक्तिका। ये केवल प्लांट सेल में, एनिमल में नहीं है। बाकी सब चीजें कॉमनली सभी में आपको देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ सेल के अंदर एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है कुछ इस प्रकार का, ध्यान देंगे। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है गोल्जी काय। जो मैंने रेड कलर का स्ट्रक्चर बनाया है, इसको कहते हैं गोल्जी काय, ठीक है। तो गोल्जी काय जो होते हैं, इसको गोल्जी काय को हिंदी में, गोल्जी काय को इंग्लिश में सॉरी गोल्जी बॉडी भी कहा जा सकता है, या गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट बाकी की चीजें तो सेम आपको दोनों में कॉमनली देखने को मिल ही रही है।
ठीक है। ये है गोल्जी बॉडी जो दोनों में आपको देखने को मिल रहा है। और अगर देखा जाए और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, लाइसोसोम भी तो होते हैं सुसाइडल बैग। तो चलिए लाइसोसोम फॉर्म करते हैं एक गोल स्ट्रक्चर जिसमें कुछ बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, पाचक रस भरा हुआ है। तो दिस इज अ लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम वैसे सबसे ज्यादा एनिमल सेल में ही होती है, प्लांट सेल में बहुत छोटे होते हैं, या तो कुछ प्लांट सेल में तो होते भी नहीं है, ये भी याद रखना। कुछ कुछ प्लांट सेल में ही लाइसोसोम्स होंगे, अदरवाइज नहीं के बराबर होते हैं। बाकी जंतु कोशिका का मुख्य अंग है ये लाइसोसोम। ठीक है, हाँ जी, तो ये मेन आपको मैंने अभी डिफरेंस बताया। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे कि जून महोत्सव चल रहा है अभी जून में, और 90% तक की छूट जो है विनर्स के ऐप के सारे ही ऑनलाइन कोर्स पे आपको देखने को मिल रही है कि एमपीटेट वर्ग 2 जो है कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स, किस चीज़ के लिए, चयन परीक्षा के लिए, आप जस्ट ₹1499 में ले सकते हो। ये जो है पब्लिक डिमांड वाला कोर्स है। ठीक है, तो स्टूडेंट की डिमांड पर ही आपके लिए संविदा वर्ग 2 जो है इसका कोर्स जस्ट ₹499 में विनर्स की ऐप पर आपको मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं इस कोर्स को परचेज करना तो विनर्स की ऐप से कर सकते हैं। तो गाइज अभी अपन ने जितनी भी चीजें देखी, मैंने आपको क्या बता दिया, सेल का स्ट्रक्चर बता दिया। गाइज हमने ये समझा कि सेल दिखाई कैसे देती है। पहले तो कुछ फैक्चुअल चीजें भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, फैक्चुअल चीजें क्या याद रखने की है वो सुन लो। क्या क्या चीजें हैं जो प्लांट सेल में है और जो एनिमल सेल में नहीं है, और एनिमल सेल में ऐसा क्या है जो प्लांट सेल में नहीं है। दिस देखेंगे। सबसे पहली चीज, प्लांट सेल के अंदर होता है पहले नंबर पे कोशिका भित्ति या सेल वॉल, जो एनिमल सेल में नहीं होता। दूसरी चीज होती है प्लांट सेल में लवक, प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड या लवक में भी, उनमें भी प्लांट्स में 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो ये जो लवक है ये एनिमल्स में नहीं पाए जाते। तीसरे नंबर पे होती है रिक्तिकाएं या वैक्यूल्स। जनरली जो विकसित एनिमल्स हैं उनमें रिक्तिकाएं नहीं होती, वैक्यूल्स नहीं होते। और कुछ सूक्ष्म जंतु होते हैं, जो सूक्ष्म जीव आप जिनको बोल सकते हो, उनके अंदर आपको खाद्य रिक्तिका देखने को मिलती है, तो उनमें फूड वैक्यूल्स होते हैं। अदरवाइज वैक्यूल भी प्लांट्स का लक्षण है, एनिमल का नहीं है। ठीक है, ओके, आगे की तरफ बढ़े। क्या प्लांट सेल में 3 चीजें थी, क्या क्या, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स एंड सेल वॉल। एनिमल में ऐसा क्या है जो प्लांट में नहीं होगा? तो एनिमल सेल के अंदर केवल एक ही चीज होती है जिनको कहते हैं क्या, सेंट्रियोल्स, तारककाय। तारककाय जो होते हैं कोशिका विभाजन में मदद करते हैं। जब कोशिका विभाजन हो रहा होता है कोशिका में, और उस समय तारककाय जो है वो तारक तंतु बनाते, स्पिंडल फाइबर्स बना के सेल डिवीजन में हेल्प करते, तो वो तारककाय पाए जाते हैं आपके किसके अंदर, जंतु कोशिका में। प्लांट सेल में वो तारककाय नहीं होते। यहाँ पर सेल प्लेट से सेल डिवीजन होता है, और यहाँ पर स्पिंडल फाइबर जो कि तारक तंतु जो तारककाय बनाते हैं उससे होता है। ये डिफरेंसेस है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस, इसमें 3 चीजें वो है जो एनिमल सेल में नहीं है। एक और बार उसको हाईलाइट कर दूं क्या मैं? प्लास्टिड केवल और केवल प्लांट सेल में है, रिक्तिका केवल और केवल प्लांट सेल में है, और कोशिका भित्ति जो केवल और केवल प्लांट सेल में है। बाकी इन 3 के अलावा बाकी सारे ऑर्गन्स कॉमन है। गोल्जी बॉडी एनिमल में पाई जाती है क्या? बिल्कुल पाई जाती है उषा। हमारे शरीर से जितना भी सिक्रेशन होता है ना, शरीर से बाहर जितना स्रावन निकलता है वो एनिमल सेल से ही निकलता है। एनिमल सेल में जितना सिक्रेशन होता है वो गोल्जी से ही निकलता है। हाँ जी, चलिए, और कुछ पूछना है क्या? वर्ग 2 में मेरी कुछ स्पेशल क्लासेस रहेंगी। ठीक है, वर्ग 2 का जो है उसमें मेरा स्पेशल क्लासेस रहेंगी। ठीक है, तो आज का ये जो पीडीएफ है आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, द विनर्स इंस्टीट्यूट ऑफिशियल हमारे टेलीग्राम चैनल से। और साथ ही साथ आज का सेशन को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं, इसके आगे का अब अपन पढ़ेंगे कल। ठीक है, तो थैंक्स फॉर टुडे, सी यू टुमारो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी या, जय हिंद, जय भारत।